हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने जा रहे हैं कि पॉलिटेक्निक का जैसा कि पेपर बहुत सारे राज्यों में हो रहा है, जिन जिन राज्यों में पेपर हो चुका है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उन सारे टाइप को आज हम समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और सारे टाइप के फार्मूले भी साथ में बता देंगे। तो जैसा कि पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि 21 लड़कियों का भार 58 किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया था। यदि अध्यापक का भार उसमें जोड़ दिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो अध्यापक का भार क्या है? इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी पेपर में आ जाए तो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले लिखा क्या है कि 21 लड़कियों का भार 58 किलोग्राम है। तो सबसे पहले हम 21 लड़कियों को क्या करेंगे, 21 लड़कियों को 58 से कर देंगे गुणा, क्योंकि औसत का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला भी बता दे रहे हैं। औसत का फार्मूला होता है आपका, फार्मूला होता है पदों का योग। जितने भी पद लिखे होते हैं उन सभी पदों का योग करते हैं और बटे में आपका होता है पदों की संख्या। ये होता है आपका फार्मूला एवरेज का। बहुत सारा हमने बताया भी है, आप जाकर देख भी लीजिए, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी होगी एवरेज की, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 21 लड़कियों का भार, मतलब पदों की संख्या कितनी दिया है, पदों की संख्या आपका दिया है 21 दिया है, और का भार 58 किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। तो ये जो औसत है ना, ये आपका औसत दिया है 58 किलोग्राम। तो यदि अध्यापक का भार भी उसमें जोड़ दिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब पदों का योग हमें पता करना है। तो सबसे पहले पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो पदों का योग कैसे ज्ञात होगा, अगर एवरेज में पदों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तब हमारा ज्ञात हो जाएगा पदों का योग। तो 21 में 58 से जब गुणा करेंगे तो हमारा जो मान निकल के आ रहा है वो निकल के आएगा 1218। आप गुणा कर कर चेक कर लीजिएगा, 1218 गुणा करने पर आएगा। उसके बाद आगे लिखा है कि अध्यापक का भार उसमें जोड़ दिया जाए। तो पहले कितने लोग थे, 21 लोग हैं। अब कितने लोग हो गए, जब अध्यापक को जोड़ दोगे तो 22 लोग हो जाएंगे। और औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। पहले 58 किलोग्राम थे, अब 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी तो 59 किलोग्राम हो जाएंगे। ठीक है, 22 को जब 59 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 1298 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। हर एक फार्मूले को हम बताते जा रहे हैं, ध्यान से आपको समझना है। जब गुणा करेंगे तो 1298 हो जाएगा। अब आपको पूछा गया अध्यापक का भार क्या होगा। 21 लड़कियों का तो भार आपका था 1218। जब टीचर को शामिल किया जा रहा है अध्यापक को, तब आपका जो योग हो जा रहा है वो 1298 हो रहा है। इसका मतलब अगर 1298 में से 1218 घटा दें, 1298 में से अगर हम 1218 को घटा देते हैं तब हमारा पता चल जाएगा अध्यापक का भार कितना होगा। 8 में से 8 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, और ये तो कट ही जाएगा। मतलब जो आपका अध्यापक का भार होगा, अध्यापक का जो भार निकल के आएगा वो निकल के आएगा 80, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो हमने बताया है कि हर एक सवाल को विथ ट्रिक के साथ बताया जाएगा और हर एक सवाल का फार्मूला भी बताया जाएगा, क्योंकि आपको पॉलिटेक्निक में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है आपका फार्मूला। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप 100% क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। यही होता है पॉलिटेक्निक में, आपको फार्मूला ज़रूर तैयार करना होगा। फार्मूले से आपका बहुत सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है 1600 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखो, इस सवाल को हम ट्रिक से करेंगे। फार्मूला तो आपको पता होगा, मुझे पता है, फार्मूला याद होगा। फार्मूला क्या होता है ये भी लिख दे रहे हैं। फार्मूला होता है ए बराबर में फार्मूला होता है P1 प्लस में R बटे में 100 पूरे का पावर n, जहाँ पर A आपका मिश्रधन होता है, P आपका मूलधन होता है, R आपका दर होता है, n आपका समय होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से जब A का मान निकालोगे तब क्या करोगे, CI का मान निकालने के लिए P में से A में से P को घटाने पर आपका CI का मान निकलेगा। ठीक है, क्या होगा, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन और माइनस में मूलधन। तो इतना फार्मूला पढ़ने से अच्छा क्या है कि हम एक पढ़ लेते हैं छोटा सा ट्रिक, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में हमें याद नहीं होगा।
तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले आप परसेंट को पकड़ लो। 25% लिखा है, चलो ठीक है, हम 25% को तोड़ देंगे भिन्न में। जब 25% को भिन्न में तोड़ोगे तो हो जाएगा 25 और बटे में आपका हो जाएगा 100। 25 से 100 को काट देंगे तो मान आ जाएगा 1, बटे में हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 4 आ रहा है ना, ये आपका मूलधन है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये मूलधन है। जो 1 रुपये निकल के आ रहा है ना, ये आपका ब्याज है। और 4 में 1 रुपये जो 5 रुपये प्रॉफिट हो रहे हैं ना, ये आपका मिश्र धन है। तो मूलधन कितने रुपए है, मूलधन है आपका 4 रुपये। 4 रुपये में 1 का ब्याज हो रहा है तो कितना हो जा रहा है, 5 रुपये मिश्र धन हो जा रहा है। ये कहानी कितने साल तक हो रही है, तो 3 वर्ष क्वेश्चन में लिखा है, तो इसलिए हम इसमें 3 वर्ष इसको 3 बार लिखेंगे। 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इसको हम 3 बार लिखेंगे। 4 चौको 16, 16 को 4 से गुणा करोगे 64 हो जाएगा, 50 25 और 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब इन दोनों का निकालते हैं अंतर। 5 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। और 1 में से यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब आपका कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं, 5 में से 4 जाएगा 1 और 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा। पर क्वेश्चन में जो लिखा है वो आपका 1600 रुपये का, मतलब जो आपका मूलधन दिया है, यहाँ पे जो वैल्यू आती है ये आपकी आती है प्रिंसिपल, ये आपका मूलधन है। ये जो वैल्यू आ रही है ये आपका मिश्र धन है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया और ये आपका क्या है 64, ये आपका मूलधन। इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। पर क्वेश्चन में जो मूलधन है वो 64 नहीं है, वो आपका दिया है 1600 रुपये। ठीक है, मूलधन आपका 64 रुपये ना हो के कितना दिया है, 1600 रुपये दिया है। तो 64 से कितने गुना ज़्यादा है 1600, हम ये चेक करते हैं। ठीक है, तो कैसे चेक किया जाता है वो भी हम बता रहे हैं। मतलब कि 64 में हम क्या गुणा कर दें कि हमारा 1600 आ जाए, यही हमें देखना है। तो अगर हम 64 में, देखो ऐसे निकाला जाता है, 1600 में हम 64 से अगर भाग कर देते हैं तो 16 कम 16 और 16 चौको 64 हो जाएगा। और 4 से 100 के गुणा करेंगे, जीरो में काटेंगे, 16 से 64 नहीं कटेगा, सॉरी यहाँ पे काट दिया। 4 से काटेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा। और 4 से 8 से काट दे रहे हैं, 8 दूना 16 और 8 दिया 64। ऊपर कितना आ गया 200 और नीचे कितना आ जाएगा 8। 8 से 200 में काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 25। मतलब 64 में अगर हम 25 से गुणा कर दें तो हमारा जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1600। 64 में 25 से गुणा करने पर कितना आ रहा है 1600। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन आपका 125 ना होके उसमें भी कितने से गुणा कर दें, जो यहाँ पे आई है संख्या 25 से गुणा कर देंगे। तो 25 से गुणा करोगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 दूना 50 और 50 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 62 हो जाएगा। 62 के 2 हासिल आए 6 और 25 से कम 25 और 25 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 31। ठीक है, फिर से गुणा चेक कर लेंगे। 25 को 5 बार गुणा करोगे 125 आएगा, हासिल आएगा 12, 25 दूना 50, 50 में 12 जोड़ोगे 62, हासिल आया 6 और 25 से कम 25 और 25 में 6 जोड़ोगे तो आ जाएगा 31। और ये हो जाएगा आपका मिश्र धन, ये आपका अमाउंट निकल के आएगा। अगर क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता, CI पूछा होता, तब कुछ भी नहीं, यहाँ पे 61 में हम 25 से गुणा कर देते तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल के चला आता। तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 छक्का 150 और 150 में 2 जोड़ेंगे तो 152 हो जाएगा। तो 1525 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये रूल बहुत ही बेस्ट है, आपको फार्मूले से 100% बचना है तो इस फार्मूले को ज़रूर तैयार कर लो। इस रूल को जो बता रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 100% आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। तो सबसे पहले क्या लिखा है, 300 ग्राम में चीनी की घोल में 40% चीनी है, जो आपका टोटल मिश्रण है वो आपका 300 ग्राम है। कह रहे हैं कि इसमें 40% चीनी है, तो पहले पता कर लेते हैं कितनी चीनी है। तो 40 और परसेंट हटाओगे तो बटे में हो जाएगा 100।
एक ज़ीरो, दो ज़ीरो, एक ज़ीरो से दो ज़ीरो कट जाएगा। 40 को 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 120। अब ये तो पता चल गया कि 120 ग्राम हमारा क्या है, चीनी है। 120 ग्राम हमारा क्या आ गया, चीनी है। तो बचा कितना, 300 में से अगर 120 घटा दोगे बचेगा कितना, 180 ग्राम। तो 180 ग्राम हमारा क्या होगा, 180 ग्राम पानी होगा, पानी है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन में लिखा है इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। पहले चीनी कितनी थी, 120 थी, और पानी हमारा कितना, 180 है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कितना चीनी और मिला जाए। मान लेते हैं चीनी को यक्ष से मिलाया जाए, तब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नए घोल में 50% चीनी होगा। कोई भी चीज़ होती है 100%, अगर 50% चीनी होगा तो बचा हुआ 50% क्या होगा, पानी होगा। तो चीनी के सामने चीनी वाली वैल्यू कितना है, 50% लिखोगे, चलो 50% है, और पानी के नीचे पानी वाली वैल्यू ये 50% लिखोगे। ठीक है, ये सेम वैल्यू है, पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका हो जाएगा 120 प्लस में यहाँ पर यक्स हो जाएगा बराबर 180 को इधर भेजोगे तो यहाँ पर 180 हो जाएगा। यक्स बराबर आपका हो जाएगा 180 प्लस 120 को इधर भेजोगे माइनस में 120 हो जाएगा। यक्स बराबर आपका आ जाएगा 60, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए, तो क्वेश्चन में आपका 60 ग्राम आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 60 ग्राम चीनी मिलाने पर आपका जो मिश्रण में घोल होगा वो 50% चीनी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीका है, कभी भी गलत नहीं होगा। कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप इस क्वेश्चन को इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, कुछ क्वेश्चन के प्रश्न देखो, हमने कुछ क्वेश्चन को जो है ये क्वेश्चन हमने कॉपी किए नेट से, तो उस तरह से क्वेश्चन में नंबरिंग गलत लिखा होगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 28 और 42 के लासा और मासा किस अनुपात में है। लासा निकालना है और मासा निकालना है। कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो आपकी दो संख्याएं हैं, पहली है आपकी 28 और दूसरी है आपकी 42। 28 है और दूसरा आपका 42 है। ठीक है, तो लासा निकालना है और इसका मासा भी निकालना है। तो चलो पहले मासा ही निकाल लेते हैं, लासा ही निकाल लेते हैं। 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 को आप लिख सकते हो 2, 2 दूना 4 और 4 सते 28 हो जाएगा। 42 को क्या लिख सकते हो, 2, 2 तिया 6 और 6 सते 42 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें मासा भी ढूंढना है और लासा भी ढूंढना है। तो आपका जो मासा हो जाएगा और आपका लासा हो जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से। मासा का मतलब क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो दोनों संख्याओं में कौन सी ऐसी चीज़ है दोनों में है, तो यहाँ पे 2 और 7 इसमें भी है, 2 और 7 इसमें भी है। तो मासा आपका हो जाएगा 2 गुणे 7, इसका मतलब हो जाएगा मासा आपका 14 हो जाएगा। लासा निकालते हैं, लासा का मतलब होता है दोनों में जो संख्याएं हैं उसे एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसे एक बार लिखेंगे। यहाँ पे 2 बच रहा है पर यहाँ पे नहीं है, तो इस 2 को भी हम लिखेंगे। यहाँ पे 3 है तो इस 3 को भी लिखेंगे। यहाँ पे 7 से 7 एक बार लिखेंगे। तो गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 को 7 से गुणा करेंगे तो 12 सते 84 हो जाएगा। पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है लासा और मासा का अनुपात पूछा है। तो लासा आपका आ रहा है 84 और मासा आपका आ रहा है 84, 14 आ रहा है। तो इसका अनुपात पूछा है, कट रहा है तो काट दो। 14 कम 14, 14 पंचे 70, 14 छक्के 84। तो आपका जो रेशियो आएगा 6:1, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका जो लासा और मासा का अनुपात होगा वो 6:1 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करते हैं, तो 15 आदमी इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। कितने लोग हैं, 25 आदमी हैं। 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करते हैं, 27 घंटे में समाप्त करते हैं, तो 15 आदमी इस काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो इसको मान लेंगे x। ये बराबर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो काम है ना वो बराबर है। 25 आदमी 27 घंटे में जितना ही काम कर रहे हैं उतना काम आपको 15 आदमी और कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है। तो मतलब जब काम बराबर है तो इसलिए हमने संख्या को बराबर में लिखा है।
यहाँ से अगर काट देंगे 5 से इसे काटेंगे 50 25 हो जाएगा, और इसे 5 से काटेंगे 5 तिया 15 हो जाएगा। ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा। तो यक्स का जो मान निकल के आएगा 5 नवा 45। तो 45 घंटे में कार्य को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो ठीक है, 25 आदमी कितने दिन में कर रहे थे, 27 दिन में। तो 15 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे, तो 15 आदमी उसे 45 घंटे में करेंगे। ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है तथा उनका अनुपात 3:7 है। क्वेश्चन में लिखा है आशीष और कुशल, यहाँ पर क्या है, आशीष हैं और एक लड़के का नाम है कुशल। जो इनका रेशियो दिया है वो आपका रेशियो है 3:7, ठीक है। और इनकी कुशल वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है। मतलब ये प्रेजेंट टाइम का एज का रेशियो दिया, इन दोनों का अंतर देख रहे हैं तो 7 में से 3 गया, कितना आ जा रहा है, 4। पर क्वेश्चन में कह रहे हैं इनका जो अनुपात अंतर है वो 24 वर्ष है। यहाँ पर अंतर देख रहे हैं तो 7 में से 3 गया, अंतर 4 आ रहा है। पर क्वेश्चन में अंतर 4 ना होगी, कितना है, 24 है। तो 4 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 4 छंग 24, 6 गुना ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। तो पहले देख लेते हैं आशीष कितने वर्ष का है। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे, आशीष हो जाएगा 18 वर्ष का हो जाएगा। कौन, आशीष। आशीष हो जाएगा 18 वर्ष का। अगर कुशल की बात कीजिए तो कुशल हो जाएगा 6 को 7 से गुणा करेंगे, 7 छंग 42 वर्ष का कुशल हो जाएगा। पर उनकी वर्तमान आयु का योग पूछे, मतलब दोनों को जोड़ के पूछा है। तो 18 और प्लस में यहाँ पे 42 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 4 1 5 और 1 6। तो दोनों की वर्तमान उम्र का अगर योग देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका 60 वर्ष, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। वर्तमान आयु का योग ही पूछा था, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, ये आपको बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। इसका मतलब ये है कि जो 3 लड़कों का एवरेज दिया है, औसत आयु मतलब संख्या क्या दी है। देखो बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं। हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, पदों की संख्या आपका दिया कितना लोग हैं, 3 लड़के हैं। और जो औसत दिया है, औसत आपका दिया है क्वेश्चन में 16 दिया है, 16 दिया है। और पदों की संख्या, उनकी आयु का जो अनुपात दिया वो 4:5:7। फार्मूला हम क्या पढ़ते हैं, फार्मूला होता है औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग, और बटे में क्या होता है, पदों की संख्या। यही तो हम लोग पढ़ते हैं ना। तो हमारा औसत कितना दिया, 16, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 16। पदों का योग हमारा रेशियो में 4 5 7, तो 4 यक्स हो जाएगा, प्लस में 5 यक्स हो जाएगा, प्लस में 7 यक्स हो जाएगा। बटे में पदों की संख्या कितनी दी है, तो पदों की संख्या कितने लोग हैं, 1 लोग 2 लोग 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब 3 यहाँ भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 16 को 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बराबर ये 5 में 4 जोड़ेंगे, 5 4 9, और 9 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 9 7 16 यक्स हो जाएगा। 16 एकम 16, 16 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 48। तो यक्स का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपसे पूछा होगा छोटे लड़के की आयु कितनी है क्वेश्चन में, तो सबसे छोटा लड़का का रेशियो कितना है, 4। तो छोटे लड़के की अगर आयु देखा जाए तो छोटे लड़के की जो आयु होगी वो 4 एक्स लिखा है ना, 4 को 3 से गुणा कर देंगे, 4 3 12 वर्ष हो जाएगा। अगर बड़े लड़के की उम्र पूछा होता, आयु पूछा होता, बड़े लड़के की आयु, तो आपका क्या होता है, 7 को 3 से गुणा कर देते, 7 3 21 वर्ष हो जाता। अगर बीच वाले लड़के का पूछा होता तो आप 3 को 5 से गुणा कर देते, 3 5 15 वर्ष हो जाता। तो ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो एवरेज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार के पॉलिटेक्निक में और यूपी के पॉलिटेक्निक के पेपर में। एवरेज का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिला था एक ही प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। जो आपका 2 तारीख को पेपर हुआ था उसके सेकेंड टाइम में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए एवरेज के क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पढ़ा भी है। 5 संख्याओं का औसत 18 है,
तो सीधा आप क्या करोगे, 5 को 18 से गुणा कर दो। 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 को 5 से गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि एक संख्या छोड़ देने पर, पहले कितनी संख्या थी 5, अब एक संख्या छोड़ दोगे कितना हो जाएगा 4। एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो जा रहा है, औसत हो जा रहा है 16, तो 16 चौको 64 हो जाएगा। तब आपसे पूछा क्या है कि छोड़ी गई संख्या क्या है, तो छोड़ी गई संख्या क्या होगी, इन दोनों का अंतर होगा। 90, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा। तो जो छोड़ी गई संख्या है वो हो जाएगी 26 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आपको मिल जाएंगे पॉलिटेक्निक के पेपर में। ज़रूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चन लॉन्ग ही आए, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही शॉर्ट होते हैं, तो उन सारे टाइप को भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन और है, इसके साथ ही कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या है। ठीक है। क्वेश्चन में है 5 संख्याओं का, 5 संख्याओं का औसत कितना है 65 है, तो गुणा कर देते हैं। 5 को 65 से गुणा करोगे 50 25 हो जाएगा, और 5 छक 30, और 30 में 2 जोड़ दोगे तो आपका 32 हो जाएगा। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है 81, तो 2 से 81 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 अट्ठे आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अंतिम 2 संख्याओं का, तो 2 संख्याओं का औसत कितना है 38 है, तो यहाँ पे 38 हो जाएगा। गुणा करेंगे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 1 7 हो जाएगा। तब आपसे पूछा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है यहाँ पे 2 और 2 कितनी संख्या हो जाएगी, यहाँ पे तो 4 संख्या हो जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ दो, 6 में 2 जोड़ोगी 8 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 4 संख्याओं का जो योग है वो 238 है। तो बची हुई यहाँ पे कितनी संख्या थी 5, 4 लोगों का हमें पता है, घटा देंगे तो हमें बीच वाले का पता चल जाएगा। तो 325 में से अगर हम 238 घटा देते हैं तो 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ से हासिल है तो 2 में से 2 गया कट जाएगा। तो हमारी जो तीसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 87, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों फार्मूला तो बहुत बार बता चुके हैं, आपको वहाँ पे किसी को दिखाना नहीं है सॉल्व करके, आपको आंसर लाना है। तो आंसर लाने के लिए ये सारे तरीके बहुत ही बेस्ट हैं। आपको इन सारे तरीक़ों को बहुत ही आसानी से समझना है और बहुत ही अच्छे से करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि 450 सेबों में से 30% सड़े हुई हैं, कितने सेब ठीक हैं, ये आपको बताना है। टोटल जो सेब हैं वो 450 हैं। देखो हर चीज़ होती है 100% में, ये तो आपको पता है, हर चीज़ होती है 100% में। जिसमें से बोल रहे हैं कि 30% जो सेब हैं वो आपके सड़ गए हैं, मतलब बेकार हो गए हैं। जब 30% सड़ गए हैं तो कितने परसेंट अच्छे होंगे, 70% जो सेब होंगे वो आपके कैसे होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, कितने सेब ठीक हैं, तो ठीक सेब कितने हैं 70%। तो 450 का अगर हम 70% निकाल लें, 70 और परसेंट हटाने के लिए बटे में 2 जीरो, 1 0 2 0, 1 0 से 2 0 कट जाएगा। 7 को 5 से गुणा करोगे 7 पच्चे 35 हो जाएगा। 7 को 4 से गुणा करोगे 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ दोगे तो 31 हो जाएगा। तो जो 315 है, 315 सेब आपके क्या है, अच्छे हैं, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इस सवाल को आप लोग दूसरे तरीके से भी करते होंगे। कैसे, यहाँ पे टोटल जो सेब थे वो 450 है, आपने निकाला होगा 30% सेब, तो यहाँ पर इसका 30% निकाले होंगे। 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। 3 से गुणा करोगे 3 पछे 15, और 3 चौको 12 और 1 13 हो जाएगा। 135, मतलब कि 135 जो सेब हैं वो आपके सड़ चुके हैं, सड़ गए हैं। कितने सेब, 135 सड़ चुके हैं। तो आपको बताना है कितने सेब ठीक हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम हल कर दे रहे हैं। टोटल जो सेब थे आपके 450, उसमें से 135 घटा दोगे तो 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 में से गया 3। तब आपका जो बचा हुआ 315 सेब होगा ये आपका ठीक होगा। इससे ये होगा कि लास्ट में आपको घटाना पड़ेगा, यहाँ पर घटाना भी पड़ेगा। पर इस वाले तरीके से अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको घटाने का ज़रूरत नहीं होगा। इसलिए ये ऑप्शन आपका बेस्ट हो।
चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। चलो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है, आपको मूलधन ज्ञात करना है। आपको पता है फार्मूला होता है, फार्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर फार्मूला हो जाएगा मूलधन गुणे में दर गुणे में समय और बटे में आपका हो जाएगा 100। ये होता है फार्मूला। तो साधारण ब्याज कितना दिया क्वेश्चन में, साधारण ब्याज आपका दिया 25 रुपये। मूलधन आपका नहीं दिया, यही तो निकालना है। दर आपका दिया है 5% और समय आपका दिया है 3 वर्ष और बटे में आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। 3 महीने, सॉरी क्वेश्चन में 3 महीने लिखा है। अब 3 महीने को देखो, महीने को हमें साल में चेंज करने के लिए 12 से यहाँ पे बटे में लगा देंगे 12। ठीक है, तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा आपका 12। वही तो कहीं क्वेश्चन कट क्यों नहीं रहा। अब कट जाएगा, 5 से काटेंगे 50 25 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे 3 एकम 3 और 3 चौको 12 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा मूलधन बराबर आपका हो जाएगा, मूलधन बराबर इधर तो आपका 5 है और ये भाग में क्या हो जाएगा, 100 को 4 से गुणा करोगे 400, इधर आके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो 5 को 400 से गुणा करोगे तो आपका 5 चौको 20, 2000 रुपये जो होगा वो आपका आ जाएगा मूलधन और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। यहाँ पर तो एक ही क्वेश्चन बताएंगे, आप जाकर प्लेलिस्ट में ढेर सारे क्वेश्चन चुनाव वाले देख सकते हैं। वहाँ पे थंबल पे ही लिखा होगा चुनाव पर आधारित प्रश्न। चलो देखते हैं। आपको क्या पता है कि 2 उम्मीदवार हैं, टोटल जो वोट होता है वो होता है आपका 100%। यहाँ तक तो आपको पता है 100% वोट होगा। 30% एक उम्मीदवार को मत मिला है, एक उम्मीदवार को मिला है 30%। तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, दूसरे वाले उम्मीदवार को मिला होगा 40%। इतना तो आपको पता है। सॉरी इसको अगर 30% मिला है तो जीतने वाले को, दूसरे वाले को कितना मिला होगा 70%। तभी तो आएगा, 70 में 30 जोड़ोगे तभी तो 100 होगा। अब कह रहे हैं कि 16,000 मतों से हार गया, मतलब इन दोनों के बीच जो परसेंटेज का गैप होगा वही तो जीत और हार को तय करेगा। तो 70 में से 30 घटा दोगे 40%। 40% मतों का अंतर रहा होगा इनकी हार जीत में। अगर 40% मत जो बराबर है वो 16,000 के बराबर है। 40% जो मत बराबर है वो 16,000 के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 16,000 मतों से हार जाता है। आपको पता है कि टोटल वोट पूछा है, कितने वोट पड़े थे, कुल कितने मत पड़े। तो कुल मत तो होते हैं 100%, यहाँ पे तो 40 लिखा है तो हमें इसको 100 बनाना। चलो काट देते हैं, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से इसे काटोगे तो 4 चौको 16, यहाँ पे 400 हो जाएगा। इधर आपका क्या हो गया, 1% की जो वैल्यू हो गई वो आपकी हो गई 400। जबकि पता है कि कुल मत जो है वो 100% है। तो यहाँ पर लगाएंगे 1 0 2 0, तो यहाँ पर भी लगा देंगे 1 0 2 0। क्यों, क्योंकि अगर इस साइड में कुछ बढ़ा रहे हैं तो इस साइड में भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 0 अगर हम इस साइड में बढ़ा रहे हैं तो 2 0 इस साइड में भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कुल कितने मत पड़े थे, तो टोटल मत जो पड़े थे वो 40,000 होगा और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सरल तरीका है ये, आप इस तरीके से करोगे क्वेश्चन कभी गलत तो हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। ये सवाल आ गया डिब्बों की संख्या। जब कभी भी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो आपको देखना है कि 8 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर, ये सारी की सारी वैल्यू मीटर में दी है, जबकि जो संख्या हमें निकालना है डिब्बों की
वो सेंटीमीटर में दिए। और डिब्बों की संख्या निकालना है आपको, डिब्बों की संख्या आपको पता है, छोटे डिब्बों की संख्या निकालना है। तो जो छोटे डिब्बों की संख्या निकालना होता है ना, जिसकी भी संख्या निकालना होता है, वो वैल्यू हमेशा रहती हर में। तो आपकी हर में क्या है, 8 सेंटीमीटर है, गुणे में आपका 7 सेंटीमीटर है, और गुणे में आपका क्या है, 6 सेंटीमीटर। ये सारी की सारी वैल्यू किस में दी है, सेंटीमीटर में। जबकि जो बड़े वाले डिब्बे हैं वो 8 मीटर में है, गुणे में 7 मीटर में है, और गुणे में आपके 6 मीटर में है। ठीक है, मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 मीटर में 800 हो जाएंगे, 7 मीटर में 700 हो जाएंगे, 6 मीटर में 600 हो जाएंगे। ये सारे के सारे सेंटीमीटर में चेंज होंगे, क्यों, क्योंकि नीचे हमने सेंटीमीटर में ही चेंज किया हुआ है। तो ये 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 से इसे काटेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 7 से इसे काटेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 6 से इसे काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 600। जब गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 एकम 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपको इनकी संख्या। तो इसका कोई मात्रक नहीं, क्योंकि संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख आपका जो होगा वो डिब्बों की संख्या हो जाएगी, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है आपका, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देख लेना, जब गाड़ी, यहाँ पे कुछ रूल समझ लो, जब गाड़ी विपरीत दिशा में चलेगी, ये इस साइड में जा रही और ये इस साइड में जा रही, तब वहाँ पर जो चाल दिया होगा वो आपका जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं तो जो चाल आपका दिया होगा वो घट जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है, आपको फार्मूला ही लगाना है। फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका चाल और गुणे में समय, ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे दूरी आपकी कितनी है, तो दूरी दिया 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, दूरी आपकी दिया 120 मीटर। ठीक है, और चाल आपका दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि विपरीत की बात कर रहा है, तो हमने क्या कहा, जब विपरीत होता है, देखो ये इस साइड में आ रहा था, ये इस साइड में जा रहा है, ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, विपरीत दिशा में चाल को जोड़ेंगे तो 30 में 6 जोड़ देंगे, 30 और प्लस में यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे। पर ये दोनों जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। हमने बताया था किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे, 5/18 से कर दोगे गुणा। ठीक है, तो इसमें 5/18 से करेंगे हम गुणा, और गुणे में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, समय दिखाए तो यहाँ पर समय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, 30 में 6 जोड़ दोगे आपका हो जाएगा 36, और गुणे में यहाँ पर आपका हो जाएगा 5/18, और गुणे में यहाँ पर आपका हो जाएगा समय। काट देंगे 18 कम 18, 18 दूना 36 हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा, बराबर 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, और गुणे में यहाँ पर आपका हो जाएगा समय। ठीक है, एक जीरो से एक ज़ीरो काट देंगे तो आपका जो समय आएगा वो आ जाएगा 12 सेकेंड। क्यों, क्योंकि हमने सेकेंड में इसको लाया। ये क्वेश्चन जो आंसर आपका आएगा 12 सेकेंड आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लिया। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, तो वे एक दूसरे को 12 सेकेंड में पार करेंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 दूना 36, 2 को 5 से गुणा करोगे 10, 0 से 0, सही है, 12 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि 280 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लेगी। अब यहाँ पर देखेंगे, जो आपकी ट्रेन है 280 मीटर लंबी तो ट्रेन है और 120 मीटर लंबा पुल है। जब इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपकी जो दूरी हो जाएगी वो पुल की लंबाई प्लस जो आपका ट्रेन की लंबाई, दोनों को ऐड करेंगे। कभी कभी प्लेटफॉर्म आ जाएगा,
तो आप प्लेटफार्म की लंबाई को ऐड करोगे। मतलब कभी भी इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए, आपका ट्रेन भी दिया रहेगा, ट्रेन की लंबाई दी है, और आपका यहाँ पे प्लेटफार्म की लंबाई दिया रहेगा और ट्रेन की लंबाई दिया रहेगा। या तो आपकी ट्रेन की लंबाई भी दी रहेगी और आपका किसी पुल की लंबाई दी रहेगी। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में दोनों को ऐड कर लेना है। फार्मूला आप लगाओगे, फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। एक ही फार्मूले से पूरा लेसन ख़त्म कर देंगे जब हम पढ़ाएंगे। तो चाल आपकी कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल आपकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। जो दूरी आपकी है ना, दूरी दोनों को ऐड करेंगे, क्या, ट्रेन की लंबाई और प्लस में पुल की लंबाई कितना है, 120, दोनों मीटर में है। समय हमें नहीं पता है, समय तो निकालना ही है। ये किलोमीटर प्रति घंटे में इसको चेंज करेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 0, 8 में 2 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 2 और 1 3, 1 हासिल 4 हो जाएगा, बटे में आपका समय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट देंगे, 4 से इसे काट देंगे 10 हो जाएगा, 5 से इसे काट देंगे 5 दूना 10 हो जाएगा। समय आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका समय बराबर 18 को इधर 2 से बचा है, दो ना, 18 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 36 सेकेंड। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 36 सेकेंड। और ये 36 सेकेंड जो आ रहा है ना, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 36 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। रूल ज़रूर समझ लेना भाई, रूल ही समझना आपको। बहुत ही जल्द हम बोर्ड पे हर एक टॉपिक क्लियर कर देंगे। बस अभी मेरा सेटअप नहीं हो पा रहा है, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें बोर्ड पे क्लियर करेंगे। जब ट्रेन एक यहाँ पर ट्रेन की जो लंबाई थी और जो ये पुल की लंबाई है, इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर ट्रेन दिया रहेगा, कभी खंभा दिया रहेगा, कभी प्लेटफार्म दिया रहेगा, कुछ इस तरह का दिया भी रहेगा, तो आपको हमेशा दोनों को ऐड कर लेना है, वही आपकी टोटल दूरी हो जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल पूछा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन सेम आ गया ना, 180 मीटर तो लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 180 मीटर है, और कह रहे हैं कि प्लेटफार्म की लंबाई समान दूरी का, मतलब जितना रेलगाड़ी लंबी है ना, उतना लंबा आपका क्या है, प्लेटफार्म भी लंबा है। ये आपकी ट्रेन हो गई, ये आपका प्लेटफार्म हो गया। तो हमने क्या कहा था, इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। चाल बराबर होता है आपका दूरी, बटे में यहाँ पे हो जाएगा समय। तो चाल ही क्वेश्चन में ज्ञात करना है। दूरी आपका दिया 180 और प्लस में 180, दोनों को जोड़ लेंगे। समय आपका दिया 18 सेकेंड। तो 180 में 180 जोड़ेंगे तो 18 दूना 36, 360 हो जाएगा, बटे में 18 हो जाएगा। 18 से काट देंगे, 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। जो आपकी चाल आएगी वो आगे 20 मीटर प्रति सेकेंड। दिक्कत ये है कि आपका आंसर जो होगा वो शायद किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से करेंगे गुणा। 5 चौको 20 हो जाएगा, 18 को 4 से गुणा करेंगे तो 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये आपकी चाल निकल के आ जाएगी। तो मीटर प्रति सेकंड में अगर ऑप्शन रहेगा तो आप 20 मीटर प्रति सेकंड लगाओगे। अगर क्वेश्चन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछेगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा, एक आंसर ये भी है। जो भी आपका क्वेश्चन दिया होगा, जिस तरीके से दिया होगा, आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको निकालने हैं मूलक। इस तरह के सवाल में क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन लिखा है 3x का क्यूब लिखा है, माइनस यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा है, माइनस में यहाँ पे 10x लिखा है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब इसके मूलक ज्ञात करने हैं। आपको गुणनखंड है पता है ना, तो बस गुणनखंड ही करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों में देखते हैं x कॉमन है तीनों में, तो सबसे छोटी जो वैल्यू होती है ना उसे करते हैं कॉमन। तो x का पावर 1 सबसे छोटा है, तो इसे करेंगे कॉमन। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे 3 लोग हैं, एक लोग बाहर निकल गए, कितना हो गया, 2 लोग हो गए। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक लोग बाहर निकल गए तो 1 लोग बचे, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x हो जाएगा, 10 को 3 से गुणा करोगे कितना, अब इसका गुणनखंड करना है तो सबसे पहले 10 को 3 से गुणा करेंगे 30। ऐसी दो संख्या हमें बतानी है कि गुणा करने पर हमारा कितना आ जाए 30, और घटाने पर कितना आ जाए, यहाँ पर कितना 1।
तो 6 और 5, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x की घात 2, माइनस में हो जाएगा 6x और प्लस में यहाँ पे 5x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -6 में से 5 घटाओगे तभी यहाँ पर -1 आएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 6 पंचे 30 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे x हो जाएगा आपका, इन दोनों को अलग कर लेते हैं, इन दोनों को अलग कर लेते हैं, इन दोनों में 3x कॉमन करेंगे, 3x कॉमन करोगे तो यहाँ पर बचेगा x बचेगा, 3x को 6x में भाग करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 5 को इसमें भाग करेंगे x हो जाएगा, 5 दूना 10, माइनस में 2 हो जाएगा। तो आपका जो मान हो जाएगा वो x हो जाएगा, और ये आपका 3x प्लस में 5 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मान। तो आपका जो मान होगा x बराबर 3x प्लस 5 और x माइनस में 2, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए, गुणनखंडी करना पड़ता है, आपको लिखेंगे मूलक ज्ञात कीजिए, पद ज्ञात कीजिए, कुछ भी इस तरह का अगर लिख के आए तो आप समझ जाना कि आपको मूलक ही ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन है जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के, इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है साइन 135 अंश प्लस कॉस 120 अंश। ठीक है, क्वेश्चन है आपका साइन 135 अंश प्लस कॉस 120 अंश बटे में आपका लिखा है साइन 135 अंश माइनस में कॉस 120 अंश। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाएंगे। क्या होता है देखो, साइन जो 135 अंश लिखा है ना, जो साइन 45 अंश का मान होता है वही आपका 135 अंश का मान होता है, जो 60 अंश का मान होता है वही आपका 120 अंश का मान होता है। फ़र्क कितना होता है देखो, साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। जब साइन का मान 100 के पार, मतलब साइन का मान 180 तक जो होता है ना, वो होता है प्लस में साइन का मान। तो यहाँ पे कॉस 120 अंश का मान, 60 अंश का जो मान होगा वो 120, कॉस 60 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/2 होता है। ठीक है, पर कॉस की जो वैल्यू, अगर कॉस की वैल्यू 90 से आगे बढ़ोगे तो वो माइनस में हो जाती है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। साइन 135 अंश का मान तो वही 1/√2 हो जाएगा, जबकि कॉस 120 अंश का मान आपका -1/2, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा +1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, √2 को 1 में गुणा करेंगे 2√2 हो जाएगा, हर को हर में गुणा करोगे 2√2 हो जाएगा, इसमें गुणा करोगे 2 और प्लस में √2 हो जाएगा, बटे में आपका 2 और √2 हो जाएगा। ये 2√2 से 2√2 कट जाएगा, आपका जो मान आएगा वो हो जाएगा 2 माइनस में √2 और बटे में हो जाएगा 2 प्लस में √2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए तो आपका जो आंसर होगा यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो परमीकरण भी कर सकते हो। ठीक है, परमीकरण करना हो तो आप कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, यहाँ पे हम 2 प्लस है ना, तो -√2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 2 -√2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये सेम वैल्यू है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 -√2 का होल स्क्वायर, नीचे 2 को 2 से गुणा करोगे 4 हो जाएगा, प्लस माइनस को यहाँ पे माइनस हो जाएगा, √2 को √2 से गुणा करोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको खोलोगे a का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, फिर 2 को इसमें गुणा करोगे 2 2 जा 4, √2 हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा, बटे में 4 में से 2 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ोगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 4 और √2 हो जाएगा, बटे में कितना है 2, बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 कर लेते हैं कॉमन, 2 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, माइनस में 2 दूना 4, ये 2√2 हो जाएगा, और बटे में आपका क्या, बटे में आपका 2 है तो 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, आपका जो मान आ जाएगा 4 माइनस में 2√2, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों शायद आंसर आपका यहीं पर दिया हो क्वेश्चन में, शायद यहाँ पर भी दिया हो सकता है, पर आपको अगर और ज़्यादा अंदर जाना होगा तो यहाँ तक तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलीटेक्निक की जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा से तो ज़रूर आपको घुमा के ही पूछेंगे, इतना सरल भी नहीं पूछेंगे कि आप डायरेक्ट आंसर कर सको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उन सारे टाइप को अब हम ये नहीं कह सकते कि उन्हीं क्वेश्चन को, जो मुझे पता चल रहा है, जो मुझे बता रहे हैं मेरे स्टूडेंट, जो अदर लोग हैं,
उन टाइप के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, कुछ पॉलिटेक्निक के और भी मैंने वीडियो डाले हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। उन सारे लेसन को आप देख लीजिए, 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ये मेरा वादा है।